नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज की क्लास में जो अपना चर्चा का विषय है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है या भूगोल से रिलेटेड है। तो चर्चा का जो विषय है वो है कि चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरीके से हुई या चंद्रमा का निर्माण किस तरीके से हुआ। हमारे ब्रह्मांड में जो हमारी पृथ्वी जो है उसका उपग्रह जो चंद्रमा है कि उसका निर्माण किस तरीके से हुआ, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ या उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो इसी टॉपिक पर आज पूरी की पूरी क्लास चलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिएगा ध्यान से, क्योंकि हर एक चीज़ बारीक से बारीक समझने के लिए है। तो जब इसको समझेंगे अच्छे से तभी आप समझ पाएंगे। तो इसमें क्या है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसमें बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग मत है। कोई किसी तरीके से बता रहा है कि किसी अन्य तरीके से हुई, कोई किसी तरीके से बता रहा है, कोई किसी तरीके से बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर चंद्रमा की उत्पत्ति से 3 सिद्धांत हैं, जो 3 थ्योरियाँ हैं वो रिलेट करती हैं, तो वो बताएंगे। और साथ ही साथ ये बताएंगे कौन सी थ्योरी को इस टाइम पर ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, किस थ्योरी को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो क्लास को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, पहले से ही लिखा हुआ है हमारा टॉपिक कौन सा है। तो आगे बात करते हैं कि इसके जो 3 सिद्धांत हैं उनमें से एक एक सिद्धांत को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत हमारा जो होगा वो होगा कैप्चर थ्योरी। कैप्चर थ्योरी, तो कैप्चर थ्योरी यानी कैप्चर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा लग गया होगा। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, तो कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। तो इस थ्योरी का मतलब क्या है, इस थ्योरी का मतलब ये है जैसे कि हमारी कोई पृथ्वी है, हमारी कोई क्या एक ही पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है ब्रह्मांड में, और ये कुछ छोटे छोटे से क्या हैं, पिंड हैं जो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति का यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि ये जो कोई छोटे छोटे पिंड हैं ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं या घूम रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है, इनमें से छोटा बच्चा है, घूम रहा है, घूमते घूमते क्या हुआ, वो रास्ता भटक गया अपनी घर की। रास्ता भटकते भटकते वो इतनी दूर चला गया कि उसको किसी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? हमारी पृथ्वी ने। ठीक है, इनमें से एक बच्चा निकला, छोटा सा बच्चा निकला, और घूमते घूमते वो इतनी दूर निकल गया कि वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने पर क्या हुआ, वो चला गया पृथ्वी के साइड। ठीक है, पृथ्वी के साइड, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए घूमते घूमते ये निकला, ये यहाँ से निकला, और ये घूमते घूमते यहाँ से निकल के आ गया, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। जब ये यहाँ पर आ गया घूमते घूमते, तो इसको क्या हुआ, पृथ्वी से अटैच हो गया। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये अटैच हो गया। जब ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से अटैच हो गया तो क्या, जब पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाएगा तो क्या पृथ्वी इसको जाने देगी? नहीं जाने देगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण से पृथ्वी इसको नहीं जाने देगी। तो ये क्या करने लगा, फिर इसकी परिक्रमा इस तरीके से करने लगा, इसकी परिक्रमा ऑर्बिट में ही करने लगा, इसके नहीं जाने देगी बाहर। ठीक है, रास्ता भटक गया था बेचारा। अब बात करते हैं कि क्या हुआ, ये रास्ता भटक गया, इसके अटैचमेंट में आ गया, गुरुत्वाकर्षण की रेंज में आ गया इसके, तो ये अब यहाँ से नहीं जाने वाला। क्या हुआ, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो गया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो गया, यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो गया। अब यहाँ से ये नहीं जाने देगी। अब एक पॉइंट ये बनता है कि अगर इसको कोई पृथ्वी से छीनना चाहे तो किस तरीके से छीन सकता है। अगर इसको कोई पृथ्वी से छीनना चाहे तो किस तरीके से छीन सकता है। तो नंबर 1, अगर पृथ्वी से इसको कोई छीनना चाहे तो सबसे पहली बात है कि वो पिंड जो इसको छीनना चाहे पृथ्वी से, वो पृथ्वी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट है वो पृथ्वी से बड़ा होना चाहिए। अब जब वो पृथ्वी से बड़ा होगा तो उसका बल भी ज़्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा होगा उसका। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अधिक होगी, उसकी फोर्स की रेंज भी अधिक होगी। ठीक है, तब इसे छीन सकता है। जैसे कि इस तरीके से समझिएगा कि हमारे हाथ में ये डस्टर है। ठीक है, और ये हमसे कोई तब तक नहीं छीन सकता है जब तक कि वो हमसे ज़्यादा इस पर ताकत ना लगाए। इसको अगर वो कोई हमसे छीनेगा तो वो तभी छीन सकता है जब हमसे ज़्यादा ताकत लगाए, तभी वो छीन सकता है। तो यही सेम कारण यहाँ पर है कि अगर दूसरा पिंड अगर इसे छीनना भी चाहे
तो वो तब तक नहीं छीन सकता है जब तक कि वो पृथ्वी से बड़ा ना हो, और पृथ्वी से अगर बड़ा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी तो वो छीन सकता है आसानी। तो यही है कि पृथ्वी से कब तक नहीं छीन सकता। तो घूमते घूमते यहाँ पर आ जाने पर पृथ्वी से अटैच हो जाता है। पृथ्वी से अटैच होने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया, यही कहा गया कोई पिंड, देखिएगा कोई पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। कोई पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, ठीक है। तो यही पिंड क्या होगा, तो यही पिंड चंद्रमा या पृथ्वी का उपग्रह कहलाया। यही पिंड चंद्रमा या पृथ्वी का उपग्रह कहलाया। तो यही प्रारंभिक थ्योरी थी चंद्रमा से संबंधित, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्रारंभिक थ्योरी क्या थी, ये थी। जब ये थ्योरी दी गई, जिसने थ्योरी दी ये, जब उसने बताई, सबके सामने ये बात रखी, तो लोगों ने क्या किया, सवाल करना चालू कर दिए। तो लोग वैसे भी अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, तो लोग उसमें से तर्क निकालना चालू कर देते हैं, सवाल करना चालू कर देते हैं। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सवाल करना चालू कर दिए। कि सवाल करना ये चालू कर दिए कि जब ये पिंड घूमते घूमते आया तो क्या पृथ्वी ही थी जो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में ये आ गया? कोई अन्य पिंड नहीं रास्ते में मिला इसको क्या, कि कोई अन्य पिंड नहीं था रास्ते में जो ये पृथ्वी से डायरेक्ट अटैच कर गया? तो ये थी कि जब ये घूमते घूमते आया तो रास्ते में इसे कई सारे पिंड मिले होंगे। कोई अन्य पिंड भी हो सकता है, उससे भी इसका अटैच हो जाता, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता है, ये उसकी रेंज में आ जाता है ये। तो ये बात लोगों ने जब ये बात कही कि जिस रास्ते से ये होकर आया उस रास्ते में कोई अन्य या दूसरा कोई पिंड नहीं था क्या, तो इससे अटैच हो गया। तो ये बात यहाँ पर हुई। तो बाद में क्या हुआ, जब ये कई सारे सवाल जवाब हुए तब इसको क्या कर दिया गया कि आज की तारीख में इसको बिल्कुल ही नकार दिया गया, यानी कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, इसको आज की तारीख में बिल्कुल नकार दिया गया, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट थ्योरी और इसको आपने समझ लिया। अब बात करते हैं अगली थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो अगली थ्योरी क्या है अपनी, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगली थ्योरी जो है, ध्यान से समझिएगा, अगली थ्योरी है कोफॉर्मेशन थ्योरी। तो इसका भी नाम से समझ गए होंगे कि कोफॉर्मेशन थ्योरी क्या है। तो इसमें कहा गया कोफॉर्मेशन थ्योरी है कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ। क्या कहा गया इसमें, इसको भी समझाएंगे अभी कि पृथ्वी और, डायग्राम के द्वारा समझाएंगे इसको भी, पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ, ठीक है। जब पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ तो आप लोग जानते हैं जब किसी भी चीज़ का निर्माण एक ही साथ होता है तो उसके गुण और उसकी सारी समानताएं समान होनी चाहिए, सारी विशेषताएं समान होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो एक ही साथ होने का मतलब है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक ही साथ होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी उम्र बराबर होनी चाहिए, उम्र बराबर होनी चाहिए, संरचना भी समान होनी चाहिए, संरचना समान होनी चाहिए, उम्र बराबर होनी चाहिए, संरचना समान होनी चाहिए, यानी कि एक ही जैसी होनी चाहिए, उम्र बराबर होनी चाहिए और संरचना एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ। तो एक साथ होने का मतलब है कि इसकी उम्र और इसकी संरचना एक साथ होनी चाहिए। जब एक साथ होनी चाहिए तो इसमें आगे क्या कहा गया
ठीक है, तो ये तो थी उसकी ये कि इस तरीके से कहा गया उसमें। अब बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं कि ये कोफॉर्मेशन की थ्योरी का डायग्राम बनाकर देखते हैं क्या हुआ। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी से छोटा है, ठीक है, मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी से छोटा है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए मंगल ग्रह के आकार के दो पिंड, मंगल ग्रह के आकार के दो पिंड, जैसे कि ए एक पिंड है, इसका नाम डाल लेते हैं, इसका नाम डाल लेते हैं बी। ये मंगल ग्रह के आकार के दो पिंड है, ये मंगल ग्रह के आकार के दो पिंड हैं। इसमें क्या होता है, टकराहट होती है आपस में, दोनों में आपस में टकराहट होती है। जब दोनों में आपस में टकराहट होती है, टक्कर होने के बाद दो पिंड निकल कर आते हैं, टक्कर होने के बाद दो पिंड निकल के आते हैं। तो देखा बताया गया कि एक बड़ा पिंड निकल कर आता है, एक छोटा पिंड निकल के आता है, ठीक है। टक्कर होती है, टक्कर के बाद दो पिंड निकल कर आते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो एक बड़ा निकल कर आता है और एक छोटा। तो एक बड़ा वाला जो निकल कर आता है इसको कह दिया गया कि ये अर्थ है, और इसको कह दिया गया ये मून है। और जब एक बड़ा एक छोटा दो पिंड निकल कर आते हैं तो बड़े वाले की जाहिर सी बात है ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, इसने छोटे वाले को अपने अट्रैक्शन में ले लिया, ठीक है, यानी कि ये इसकी ग्रेविटी के अधीन हो गया और इसके आसपास चक्कर लगाने लगा, परिक्रमा करने लगा, ठीक है। तो परिक्रमा करने लगा, तो यही इसमें बताया कि परिक्रमा करने लगा इसके आसपास इस टाइप से। तो आप लोग अगर देखिएगा, बेसिकली कभी भी कीजिएगा, प्रैक्टिकली करिएगा, दो मिट्टी के डेले लीजिएगा, उनको आपस में टकराइएगा जोर से टकराने के बाद आप देखेंगे कि एक डेले से मिट्टी दूसरे डेले में चिपक जाएगी, ठीक है। चिपक जाने से वो बड़ा हो जाएगा, दूसरा वाला छोटा। तो इसी तरीके से उन्होंने इस टाइप से समझाया। जब इस टाइप से उन्होंने समझाया तो पृथ्वी का मास ज़्यादा होने की वजह से पृथ्वी का मास ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या हुआ कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के आस-पास परिक्रमा करने लगा और चक्कर लगाने लगा। तो अब बात आती है कि इसमें क्या हुआ। तो इसमें कहा गया कि इस टाइप से जब फॉर्मेशन हुआ है तो ऐसे में क्या होना चाहिए, पृथ्वी और चंद्रमा में समानता होनी चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना में समानता होनी चाहिए। जब पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना में समानता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना में समानता नहीं है, क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का घनत्व कोर है, ठीक है, कोर का घनत्व है, ठीक है, तो पृथ्वी का जो घनत्व कोर है वो चंद्रमा के घनत्व कोर से ज़्यादा है। तो पृथ्वी का जो कोर है, ठीक है, वो चंद्रमा के कोर से ज़्यादा है, चंद्रमा के कोर से, यानी कि घनत्व जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके कोर में भारी पदार्थ ज़्यादा हैं, इसमें बहुत हल्के पदार्थ हैं। तो ये भी यहाँ पर ये भी थ्योरी काम नहीं कर पाई। इस पर भी लोगों के सवाल खड़े हो गए कि अगर ये बात है, को फॉर्मेशन थ्योरी आपने बताई तो है हमें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब आपने बताई है तो इनमें पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना एक समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तव में बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आज की डेट में बिल्कुल नकार दी गई, ठीक है। तो ये भी आज की डेट में बिल्कुल नकार दी गई कि ऐसा नहीं हो सकता, ये थ्योरी आपकी बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है थोड़ी बहुत सही हो, लेकिन पूरी इसको हम सही नहीं मान सकते हैं, हो सकता है ये गलत है, यानी कि आपकी ये थ्योरी गलत है, क्योंकि पृथ्वी का कोर जो है वो चंद्रमा के कोर से ज़्यादा है, बड़ा है, घनत्व ज़्यादा है। तो इस टाइप से ये को फॉर्मेशन थ्योरी नहीं हो सकती। अब लास्ट थ्योरी बची है, वो भी देख लीजिएगा। लास्ट थ्योरी क्या बची है उसको देखिएगा। लास्ट थ्योरी बची है आपकी जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। जायंट इम्पैक्ट थ्योरी, हालांकि इसको मान्यता ज़्यादा प्राप्त है, ठीक है, वर्तमान समय में मान्यता ज़्यादा प्राप्त है, ठीक है, इसी को माना जाता है मान्यता ज़्यादा प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा की उत्पत्ति से कौन कौन सी थ्योरियाँ संबंधित हैं, तो आप बता सकते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन बन जाए, मान लीजिए आपसे यूपीएससी में ही पूछ दिया जाए कि चंद्रमा की उत्पत्ति से, या किसी अन्य एग्जाम में पूछ दिया जाए, ठीक है, कि कौन कौन से संबंधित, तो आप बता सकते हैं कि एक जो है वो है हमारी कौन सी, कैप्चर थ्योरी, दूसरी हमारी जायंट इम्पैक्ट थ्योरी, तीसरी है हमारी जो अभी दूसरी बताई है वो एक हमारी कौन सी है, को फॉर्मेशन थ्योरी, तीसरी है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी,
और सबसे ज़्यादा मान्यता किसको प्राप्त है, जियांट इम्पैक्ट थ्योरी को सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर मान्यता प्राप्त है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है जियांट इम्पैक्ट थ्योरी को। तो इस तरीके से, तो अब बात करते हैं ये किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो इसको बात करते हैं जियांट इम्पैक्ट थ्योरी की। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के दौर में, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौर में, अभी समझाएंगे इसको भी डायग्राम से। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौर में क्या हुआ कि जब बिग बैंग विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट हुआ था ब्रह्मांड में, एक आद्य कण था जो, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जब वो विस्फोट हुआ तो ये ब्रह्मांड कई आकाश गंगाएं बनी। आकाश गंगाएं बनने के बाद हमारे कई ब्रह्मांड बने। ब्रह्मांड बनने के बाद ये सूर्य तारा बना, उसके बाद ये चक्कर लगाते हैं ये पृथ्वी, ये ग्रह बने, ठीक है, अन्य सारे ग्रह बने। तो अब बात करते हैं पृथ्वी। तो उस टाइम पे जब महाविस्फोट हुआ था, जब महाविस्फोट हुआ तो ये सारे के सारे जो ग्रह थे, सारे के सारे पिंड थे, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थे और ये धीरे धीरे ठंडे हुए। तो धीरे धीरे जब ठंडी हुई पृथ्वी तभी इस पर जीवन संभव हो पाया, और आज भी ये धीरे धीरे ठंडी हो रही है, तभी इस पर जीवन संभव हो पाया। तो जब प्रारंभिक दौर था इसका, पृथ्वी का जब विस्फोट हुआ था उसके बाद में, ठीक है, उत्पत्ति के दौर में प्रारंभिक, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौर में क्या हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक दौर में, उत्पत्ति के प्रारंभिक दौर में ये बहुत ही गर्म थी, ठीक है, प्रारंभिक दौर में ये बहुत ही गर्म थी। इसकी जो वो थी, ठीक है, बहुत ही गर्म थी। तो क्या हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक दौर में इससे क्या होता है, एक पिंड टकरा जाता है, एक पिंड टकराया। एक पिंड जब टकराया तो कुछ पदार्थ अलग हो गया। कुछ पदार्थ किस लिए अलग हो गया वो अब बताते हैं कि कुछ पदार्थ किस लिए अलग हो गया। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, प्रारंभिक दौर है इसका, उत्पत्ति का प्रारंभिक दौर है। तो जब ये गर्म थी तो इसका सॉलिडिफिकेशन नहीं हो पाया था, इसके ऊपर सरफेस का, ऊपरी सरफेस का इसका सॉलिडिफिकेशन जब नहीं हो पाया, ये ठोस नहीं हो पाई, गुलित थी उस टाइम पर, तो इससे एक यहाँ से ये पिंड है जो आता है, इससे टकराता है। इससे टकराने के बाद इसका शेप इस टाइप का हो जाता है, ठीक है, इसका शेप इस टाइप का हो जाता है टकराने पर। ये पदार्थ था जो वो कुछ अलग हो जाता है, यहाँ से पदार्थ ये लेके अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो पदार्थ अलग हो जाता है वो पदार्थ अलग होकर यहाँ से अलग होकर मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर वो पदार्थ अलग हो जाता है, ठीक है। तो एक पिंड टकराता है, कुछ पदार्थ अलग हुआ, अलग होने के बाद क्या हुआ, वो सघन हुआ, ठीक है, सघन हुआ। वो सघन होने का मतलब वो, ठीक है, ऐसे सघन हुआ। सघन होने के बाद क्या हुआ, वो सघन होने के बाद क्या हुआ, चंद्रमा बना, चंद्रमा बना। सघन होने के बाद में चंद्रमा बना। तो क्या था, जब अब यहाँ पर समझिएगा इस डायग्राम से कि पृथ्वी थी प्रारंभिक उत्पत्ति के दौर में, इसका क्रस्ट जो सरफेस था वो ठोस नहीं हो पाया था, ठीक है, वो घुलित अवस्था में था, ठोस नहीं हो पाया था। तो उस अवस्था में क्या होता है, एक पिंड आता है और इससे इस टाइप से टकराता है, इसका कुछ पदार्थ अलग कर देता है, ठीक है। तो जब ये ठोस नहीं हो पाया था, घुलित अवस्था में था, तो इसका सरफेस था जो वो हल्का था, लेकिन कोर पर जो थी, अंदर कोर पर जो थी वो भारी थी, लेकिन सरफेस पर ये हल्की थी, ठीक है, सरफेस पर ये हल्की थी। तो जब इससे टकराती है, टकराने के बाद ये यहाँ से आता है, ये पदार्थ अलग कर देता है कुछ, जब ये पदार्थ अलग कर देता है, ठीक है, तो पदार्थ इस टाइप से अलग कर देता है तो ये चंद्रमा बन जाता है। तो यही हमने बताया, अभी घूमते फिरते आता है, कोई मस्त झूम रहा है, घूमते फिरते आ रहा है, ठीक है, घूमते फिरते आ रहा है और पृथ्वी से टकरा जाता है। टकराने पर उससे कुछ पदार्थ अलग हो जाता है, पदार्थ अलग हो जाने पर, ठीक है, उससे अलग हो जाता है और वही चंद्रमा बन जाता है। अब चंद्रमा बन जाता है, अब बात आती है कि ये जो यहाँ से हिस्सा इतना चला गया है वो कहाँ गया। तो ये जो हिस्सा खाली हुआ है, ये जो हिस्सा खाली हुआ है, यही वर्तमान समय में क्या है, ये जो गड्ढे हैं, ठीक है, ये जो खाली जगह गड्ढे हैं, ये क्या हैं, यही वर्तमान में महासागर है, यही वर्तमान में महासागर है, इन्हीं में पानी भरा हुआ है। तो इसी गड्ढे में, इन्हीं गड्ढों में पानी भरने से महासागरों की उत्पत्ति हुई है।
तो यही पदार्थ क्या होता है, ठोस होकर, तो ये जो इससे पदार्थ अलग होता है यही ठोस होकर घनीभूत होकर एक चंद्रमा का रूप ले लेता है। तो यही पदार्थ ठोस होकर या घनीभूत होकर एक चंद्रमा का रूप ले लेता है। और ये बात सही है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से हल्का है। हल्का क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जब उस टाइम पर प्रारंभिक दौर में थी, इसकी उत्पत्ति का प्रारंभिक दौर था, तो इसका ऊपर का गलित पदार्थ था वो हल्का था, लेकिन कोर में ये भारी थी। तो जब हल्का पदार्थ इससे अलग होगा तो हल्का ही रहेगा, भारी तो हो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है ये, ठीक है। तो इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी से हल्का है, ठीक है। तो इसीलिए चंद्रमा क्या है, पृथ्वी से हल्का है। और पृथ्वी से हल्का क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ठीक है। तो पृथ्वी से हल्का क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है। तो इस टाइप से इस थ्योरी को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पर सच्चाई लगती है, इसमें सही होता है, सही लगती है मतलब सारे के सारे फैक्ट जो हैं वो इसके सही दिखाई पड़ रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से हल्का है। हल्का क्यों है? क्योंकि उस टाइम पर पृथ्वी जो थी वो गलित अवस्था में थी, ऊपर वाला सरफेस जो था वो उसका सॉलिड नहीं हो पाया था, ठीक है। तो कोई झूमते गाते हुए एक पिंड आता है, उससे टकराता है, टकराने के बाद कुछ पदार्थ अलग कर देता है। जब कुछ पदार्थ अलग कर देता है तो वही पदार्थ क्या हो जाता है, ठोस होकर घनीभूत होकर चंद्रमा का स्वरूप ले लेता है। चंद्रमा का स्वरूप वही आज घूम रहा है। और एक पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि इसलिए माना गया क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी से हल्का है और उस टाइम पर जो सरफेस था वो भी पृथ्वी से हल्का था, ठीक है। तो यही है, तो यही है कि चंद्रमा जो है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर हमने आपको तीन की तीनों ही थ्योरियाँ बता दी हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।